Hello student, today we are going to discuss about the IELTS 2019 previous year question papers. इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने से पहले एक बात हम ध्यान देते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम ना मैथमेटिक्स का सेक्शन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, जानते ही होंगे क्या बताऊं मैं अपने बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चे, जब मैथ के बारे में बात करते हैं तो मैथ सेक्शन में आईलेट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 10 क्वेश्चंस के बारे में जब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी हैं, बिल्कुल इजी। ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है बच्चे वो टफ कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, मेरी उम्मीद आपसे ये नहीं रहती कि आप पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन करो, लेकिन इतनी उम्मीद रहती है कि आप इन क्वेश्चंस को 6 और 2 8 क्वेश्चंस आप बड़े आराम से 10 से 12 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर के कि लॉ के पेपर में ना बच्चे मैथ का जो सेक्शन है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो मैथ का फोबिया रहता है, दूसरा ये सोचते हैं कि छोटा सा सेक्शन है, हम क्यों इसके ऊपर ध्यान दें, क्यों इतना टाइम इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बच्चे इन 8 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें और 8 क्वेश्चंस को 10 से 12 मिनट में कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखिए परसेंटेज देखा जाए तो 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, तो देखो कितना आ गया, 80% आपको रिटर्न मिल रहा है। कितना रिटर्न मिल रहा है? 80%। टाइम भी आपका कम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो टाइम भी कम है, रिटर्न भी अच्छा है। ठीक है, और ईज रहता है। अगर आप मैथ के क्वेश्चन करने जाते हो या करते हो, ठीक है, तो आपके मन में एक श्योरिटी रहती है कि हमने 99% या 100% क्वेश्चन को क्या किया होगा, सही किया होगा। लेकिन बाकी का कोई सेक्शन आप ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, लीगल ले लीजिए, जीके भी ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं एक डाउट बना रहता है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा देख के आए, बहुत अच्छा करके आए, अपना बेस्ट देख के आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है माइंड में, और हम क्या गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो ऑप्शंस है ना वो भी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो वी बिकम स्केप्टिकल अबाउट दैट। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं बच्चे मैथ के सेक्शन को ना बड़े अच्छे से ध्यान से दो। ठीक है, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ इसको अगर किया जाए, प्रिपरेशन एक प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन दिया जाए, तो ये सेक्शन बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है, एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है, और सिलेक्शन लेने में बड़ी ही आसानी प्रोवाइड होती है। ठीक है, चलिए आइए देखो, अब इतनी बातें मैंने आपको बताई, क्लास में भी कहता हूं। ठीक है, अब इस बात को हम प्रूफ करते हैं। आईलेट का 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले सेक्शन में 2020 का भी देखेंगे, और फिर उसके बाद एक एक करके क्लैट का प्रीवियस पेपर भी उठाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एचएम का भी उठाएंगे, और धीरे धीरे करके ना बच्चे सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं आपको दोनों ही अप्रोच से पढ़ाऊंगा कि भाई कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और दूसरी अप्रोच कि लॉजिकली इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। लॉजिकली का मतलब क्या है कि एग्जाम में बच्चे इस क्वेश्चन को हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, और कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कहने का मतलब जो बचपन से हम अब तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, उस तरीके से ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, और एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या होगी। और एग्जाम में जो अप्रोच होती है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल अप्रोच, जो कि हमें 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करा देती है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक बार एक काम करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए और पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देख लो एक बार। चलिए बच्चे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नोट नहीं कर पाए तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, अच्छे से एक बार पढ़ें क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करें और फिर उसको देखना स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसा अगर करोगे तो आपकी लर्निंग भी बेहतर होगी और आपको डिसीजन लेना भी आसान लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें एग्जाम में करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन ईजी है,
कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे और कौन सा क्वेश्चन टफ लेवल पे है। ठीक है ना बच्चे, समझ में आया? चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया? पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे n कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है n प्लस एक्स। तो एक बात आपकी समझ में आई होगी यहाँ पे कि जो n की वैल्यू है ना बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चे? x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पक्का x के बारे में आगे क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, देखते हैं क्या। वेयर x is the product of, क्या दे रखा है बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive positive integers। क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integers। तो बच्चे अगर आपको ना इंटीजर्स के बारे में पता है तो समझो कि ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। अगर आपको इंटीजर्स के बारे में नहीं पता ना तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो तुरंत आप क्या करें, इस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं तो अब समझ लेते हैं एक बार। चलो अब देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि भाई ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चे एक बार देख लेते हैं। देखो इंटीजर्स, इंटीजर्स होते क्या हैं? देखो बच्चे अगर नॉर्मली अगर आपको समझाने की दृष्टि से कहूं तो आप जो काउंटिंग के नंबर लेते हो ना कि भाई 1 2 3 4, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटीजर्स। ठीक है, आपने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा होगा। ये टाइमलाइन है, ये 0 रहता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 और बच्चे ये इंफिनिटी तक। ठीक है, और जब इधर साइड में हम लेते हैं बच्चे तो क्या? -1 -2 -3 -4 -5 और ये -इंफिनिटी। समझ में आया बच्चे? बच्चे नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से आते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नंबर का सेक्शन है। ठीक है, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि सारे नंबर्स क्या क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ फिलहाल आपको इंटीजर समझना है। तो देखो ये जितने भी नंबर ये टाइमलाइन पे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक और -1 से लेकर के क्या -इंफिनिटी तक, ये सारे के सारे क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। क्या है बच्चे? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। और बच्चे जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे? इस सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जब हम बच्चे इस सेक्शन की बात करते हैं ना तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब बचा आपका 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। 0 क्या होता है ये हम लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, या जब आपकी नंबर सिस्टम की क्लास होगी तो उसमें हम आपको बताएंगे कि 0 क्या होता है। 0 बहुत ही इसका एक अपना रहस्य, एक अपना सीक्रेट है। मतलब अगर आपको जिज्ञासा है तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारी जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है? पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात हो रही है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफिनिटी तक जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा वर्ड आया था बच्चे कॉन्जिक्यूटिव। क्या वर्ड आया था? कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चे लगातार। क्या होता है? लगातार। जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर अगर 2 से स्टार्ट करें 2 3 4 5, अगर हम स्टार्ट करें 7 8 9 10। कहने का मतलब हम किसी भी नंबर से स्टार्ट करें और फिर हम काउंटिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, हम किसी भी नंबर को क्या करेंगे? स्किप नहीं करेंगे। और जब हम किसी भी नंबर को स्किप नहीं करते तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर बच्चे ये बात समझ में आई है ना तो उस क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चे यहां पे मैंने बताया था n जो डिपेंड करता है वो 1 प्लस x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और x हमें बच्चे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? प्रोडक्ट है 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है ये मुझे पता चल गया। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो तो कोई भी मैं पॉजिटिव ले लेता हूं इंटीजर्स। जैसे x की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 और 4।
और इसका मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो बच्चे देखो क्या आ गया, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा 24। ठीक है, आप ये कहते हो नहीं सर हम तो 2 से स्टार्ट करेंगे, कर लो भाई 2 3 4 5। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120। ठीक है ना बच्चे, अगर आप कहते हो नहीं सर हम तो 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 × 4 × 5 × कितना 6। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको बच्चे मल्टीप्लाई करने लगूँ ना तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, अगर आप बच्चे लेना चाहें तो कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करो बड़ा नंबर लेना चाहें जैसे 12 ले लिया, 13 × 14 × 15, और फिर आप करके देखिएगा जो भी नंबर आए। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, जब भी एग्जाम में कभी भी इंटीजर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए, किसके रिगार्डिंग, इंटीजर के रिगार्डिंग, क्योंकि n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कितने क्वेश्चंस, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और जब भी इंटीजर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए ना तो बच्चे आप क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए और वही ऑपरेशन एग्जीक्यूट करो जिस ऑपरेशन के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वही ऑपरेशन ले लो, और नंबर कैसे ले लो, 1 से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 24 लेता हूं तो देखो बच्चे यहाँ 24 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 24 ली तो बच्चे n की वैल्यू क्या आ रही होगी, 25 आ रही होगी। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलो एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। देखो मुझे पता है कि x + 1 = क्या निकल के आएगा, n की वैल्यू। अरे हाँ या ना, देखो बस थोड़ा सा मैंने पलट के लिख दिया है, 1 को पहले x ले लिया फिर 1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू बच्चे 24 ले रहा हूं तो देखो बच्चे n की वैल्यू 25 आ रही है क्या, यस। अगर मैं ये वाला ले रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी, 120 + 1 तो बच्चे कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। बोलो हाँ। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 360 ले रहा हूं तो बच्चे कितना आ रहा है, 361 आ रहा है। क्या आ रहा है, 361। तो बच्चे ये वैल्यू n की आ रही होंगी। ठीक है, और इस वैल्यू के रिगार्डिंग मुझे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें से हमारे क्या चारों सही हो सकते हैं, कोई 2 सही हो सकते हैं, कोई 3 सही हो सकते हैं। तो हमें इन स्टेटमेंट्स पे देखना है कि कौन सा हमारा सही है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। कौन सी अप्रोच है, कॉन्सेप्ट। लॉजिक अभी बताना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास में बच्चे ये इंश्योर करता हूँ कि बच्चे को कॉन्सेप्ट भी दूं और लॉजिक भी दूं, जिससे कि उसकी जो मेमोरी है वो एनहेंस हो। ठीक है, उसको अच्छे से मेमोराइज हो सके, चीजें उसको रटनी ना पड़े। ठीक है, अच्छे से उसको लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो देखो बच्चे n की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, 121 आ रहा है, 361 आ रहा है। बच्चे अगर हम आगे अगर करते जाएंगे ना तो हमें यही नंबर मिलेंगे, और ये क्या है बच्चे, ऑड नंबर हैं। क्या है, ऑड नंबर। तो ये आपको पता होगा ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। तो देखो बच्चे इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 0। यूनिट प्लेस पे जो ये नंबर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, इवन। और ऑड क्या होता है, जब यूनिट प्लेस पे 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड नंबर। तो बच्चे देखो यहाँ 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, n इज एन इवन नंबर। इसका मतलब इवन नंबर तो होगा ही नहीं, n कैसा होगा, ऑड होगा। n इज ए प्राइम नंबर, अभी देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हम बाद में देखते हैं। n इज ए ऑड नंबर। तो बच्चे देखो n इज ए ऑड नंबर, एक स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर कूट कूट के तो ईगो भरा रहता है। ईगो का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनता है। जैसे मालिक लोग होते हैं ना, वो सिर्फ क्या सोचते हैं कि हम ही सही हैं। ठीक है, हम ही सही है। जिसके मालिक का मतलब यहाँ जिसके पास पावर है वो क्या सोचता है कि आई एम द राइट। ठीक है, तो ऐसे ये जो प्राइम नंबर है ना वो ये सोचता है कि मैं ही सही हूं, मैं ही पापा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। समझ में आया कि नहीं। या फिर अगर मैं टेक्निकली भाषा में कहूं कि ऐसा कोई नंबर जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्ट कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर। ठीक है, एक तो 1 और एक वो दूसरा खुद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो देखो 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद कौन सा है, 3 है। तो देखो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं,
2 है, 3 है, 5 है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बच्चे ना तो 2 आ रहा ना 5 आ रहा ना, ठीक है। और देखो यहाँ पे 25 के तो कई सारे फैक्टर हैं, तो इसका मतलब प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या होगा बच्चे, कट गया। अब बात आती है क्या n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर मैं n स्क्वायर, तो इसका मतलब n इंटू n। अरे बात समझ में आई कि नहीं, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। चलो भाई एक काम करते हैं, n नहीं लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आया था, यहाँ पे ये निकल के आया था कि भाई जो n की वैल्यू थी वो कितनी थी, 25 थी। एक जो n की वैल्यू थी वो कितनी थी, 121 थी, और n की वैल्यू कितनी थी, 361 थी। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया था, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया था, और ये हमारा ठीक था। n इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चे अगर हम इसका देखें, क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, यस 5 का। ये कितने का है, 11 का। और ये कितना का है, 19 का, ठीक है। तो ये किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हमारा मतलब ये भी ऑप्शन सही है। तो देखो थर्ड और फोर्थ, तो ये जो थर्ड और फोर्थ है बच्चे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था क्या, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, डिटेल में चीजों को स्टडी करना। लेकिन अगर एग्जाम में करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे, देख लेते हैं। एग्जाम की अप्रोच क्या रहेगी वो देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चे, हमसे ये कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, n इक्वल टू 1 प्लस एक्स। n क्या है बच्चे, 1 प्लस एक्स है, ठीक है। और ये देखो क्या कह रहा है, 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर आपको पता है, ठीक है। और जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव लेंगे तो नंबर में जब भी लेते हैं तो दो ही टाइप के नंबर आते हैं, ऑड और फिर इवन। ऑड और इवन, देखो 1 2 3 4, या फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 5। तो इसमें क्या है, 2 नंबर ऑड है और 2 नंबर इवन है, ठीक है। अगर मुझे पता है ना बच्चे कि भाई इवन इंटू इवन करता हूं तो ऑलवेज क्या आता है, इवन नंबर, और इवन इंटू ऑड करता हूं तो ऑलवेज क्या आता है बच्चे, इवन नंबर आता है। लेकिन अगर ऑड इंटू ऑड करता हूं तो बच्चे क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, यहां से जो लॉजिक क्रिएट हो रहा है कि बच्चे इवन इंटू इवन करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। अगर सपोज करो मैंने 2 इंटू 4 किया तो देखो बच्चे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैंने इवन इंटू ऑड किया तो भी बच्चे क्या आ रहा है, 6, तो भी क्या आ रहा है बच्चे, इवन नंबर आ रहा है। लेकिन ऑड ले लिया 3 इंटू 5 तो देखो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर मैंने इवन के साथ इवन का मल्टीप्लाई करा या ऑड का मल्टीप्लाई करा, वो क्या कर लेता है, इवन बना लेता है। जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं ना, उनके आप साथ कितना भी नेगेटिव बात करो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चीजें बना लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में हमेशा पॉजिटिव पोस्चर मेंटेन करना है। अब देखो, अब बात आते हैं इसको, तो सर 1 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का है। कैसे, उसने बोला n इक्वल टू 1 प्लस एक्स है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इसका मतलब वहां पे 2 नंबर कैसे आएंगे, 2 नंबर इवन आएंगे, और इवन इंटू ऑड, इसका मतलब क्या आएगा, इवन आएगा। तो बच्चे जो x है ना वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। x क्या होगा बच्चे, इवन नंबर। और जब x इवन नंबर होगा और अगर इवन में 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो n ऑलवेज कैसा नंबर होगा बच्चे, ऑड। तो जरा हम देखते हैं क्या यहाँ ऑड है क्या, तो देखो ऑड दे रखा है तो 4th। और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो देखो यहाँ तो 4th है ही नहीं और यहाँ 4th है ही नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ देखो 4 या तो इसके साथ है या इसके साथ है। अगर पहला वाला देखें तो देखो इवन तो कभी ये होगा नहीं, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो बच्चे मेरा आंसर क्या है, ये बताओ 30 सेकंड लगेंगे कि नहीं। अगर ये नॉलेज है आपके अंदर ना तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड में कर लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना बच्चे। तो चीजों को इस तरीके से पढ़ो, थम के पढ़ो कि कभी पछताना ना पड़े, ठीक है। अपनी संतुष्टि तो रहे कि हम जाके अगर कोई काम कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो 100% डेडिकेशन के साथ, अगर नहीं है तो फिर मत रहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर तरीके से उसको चीजों को समझें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना बच्चे। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, n क्या है, 1 प्लस x है, और x क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट। और उसमें इवन आता है, इवन के साथ कुछ भी आ जाए इवन बनाएगा, तो x कैसा रहेगा, इवन, और 1 हमने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑड। तो n क्या बन गया बच्चे, ऑड नंबर, और n एक ऑड नंबर है। ऑप्शन देखते हैं तो C और D के साथ क्या है,
फोर्थ ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट में कह रहा है इवन हो नहीं सकता, तो थर्ड हमारा क्या होगा आंसर। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज है ही नहीं। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजा भाई। अच्छा आ गया था। चलो एक बार बच्चे इसको नोट करो फटाफट से और एक बार देखो क्या कह रहा है, क्या समझ पा रहे हो आप? आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया ना तो वही वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें और फिर उसके बाद खुद से करने की कोशिश करें। नहीं हो पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ ध्यान से देखें। ठीक है, तो देखो पढ़ लो। 3 wheels can complete 40, 24, 16 revolutions per minute respectively. There is a green spot on each wheel that touches the ground at time 0. ठीक है, क्या कह रहा है? At time 0. After how much time all these spots will simultaneously touch the ground again. बच्चे देखो, जब भी क्वेश्चन को पढ़ो ना, डर के मत पढ़ना, दोस्ती करो क्वेश्चन के साथ कि भाई वो कह क्या रहा है, उसमें दे क्या रखा है। जितना अच्छे से क्वेश्चन को आप समझोगे ना, आंसर उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। हालांकि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे मैंने पढ़ाया हो चाहे सुमन सर वैसे मैनी टाइम मतलब नंबर सिस्टम की क्लास लेते हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ से LCM SCF पढ़ा हो या मुझसे पढ़ा हो, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? LCM SCF का। ठीक है, एक बार उसको एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर विजिट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, देखो आपने एक नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन आपने कई बार कम से कम n नंबर ऑफ टाइम आपने करा होगा कि भाई कुछ घंटियां हैं, कुछ रिंग्स हैं, कुछ क्या हैं? रिंग्स हैं। ठीक है, और वो बज रही हैं, कुछ बैल हैं, सॉरी रिंग नहीं बैल हैं, कुछ बैल, अरे वो नहीं पशुओं वाली बैल, घंटी मतलब बैल का मतलब क्या है? घंटी। हाँ समझ में आया ना? ठीक है, तो घंटियां बज रही हैं। एक घंटी है, एक बैल है, वो 2 मिनट के अंतराल पे रिंग होना स्टार्ट होती है, और एक दूसरी बैल है, बैल 2, ये 3 मिनट के अंतराल पे बज रही है। ठीक है, और ये 0 टाइम हम बोलते हैं कि एकदम स्टार्टिंग का टाइम। 0 टाइम का मतलब क्या है बच्चे? स्टार्टिंग का टाइम, एकदम स्टार्टिंग का। ठीक है, कि ये जो घंटी है ये 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती रहेगी, और ये जो घंटी है ये 3-3 मिनट के अंतराल पर बज रही होगी। ठीक है ना बच्चे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 टाइम पे बजेगी, फिर उसके बाद 2 पे बजेगी, फिर उसके बाद सॉरी ठीक है, फिर उसके बाद 4 पे बजेगी, 4 पे रिंग होगी, फिर उसके बाद कितने पे? 6 पे, फिर उसके बाद 8 पे, फिर उसके बाद 10, फिर 12, फिर 14। इस तरीके से ये 2-2 मिनट के इंटरवल पे ये क्या हो रही होगी? रिंग हो रही होगी। जब हम इसकी बात करेंगे तो बच्चे ये 0 पे, 3 पे, फिर उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12 और फिर उसके बाद बच्चे 15 और फिर उसके बाद 18, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि कौन कौन से टाइम इंटरवल पे, किस किस टाइम इंटरवल पे ये दोनों बेल एक साथ बज रही होंगी, दोनों बेल एक साथ रिंग हो रही होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, यहाँ पे देखो 12। ठीक है, कुछ और आगे भी चलते जाएंगे। तो देखो ये 6 है क्या? अगर मैं 2 और 3 का क्या लूं बच्चे? LCM लूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लूं, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आएगा? 6। तो इसका मतलब ये हुआ 6 और 6 के जितने भी मल्टीपल आएंगे उन सब पे ये एक साथ क्या हो रही होगी? बज रही होगी। तो देखो 6 पे रिंग होगी, 12 पे रिंग होगी, फिर उसके बाद कितना? 18 पे रिंग होगी, फिर उसके बाद 24 पे रिंग होगी। इस तरीके से क्या रिंग होना स्टार्ट हो रही होगी। तो समझे, मैं बताना ये चाह रहा हूं साफ साफ शब्दों में कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटी एक सेम टाइम पे कब एग्जीक्यूट होंगी? जब उनका टाइम इंटरवल का LCM, ठीक है, टाइम इंटरवल का जो LCM वाला
पार्ट है या उसका कोई मल्टीपल नंबर है वो सीरीज में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बच्चे 6 आ रहा है और 6 का मल्टीपल क्या 12 है, 18 है, तो यहाँ पे ये क्या हो रही होंगी, एक साथ ये रिंग हो रही होंगी। क्या ये बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम का एलसीएम। क्या ये बात समझ में आई? टाइम का हम क्या लेते हैं बच्चे, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए बच्चे क्या कह रहा है, 3 व्हील्स कैन कंप्लीट 40 रिवॉल्यूशन, 24 रिवॉल्यूशन और 16 रिवॉल्यूशन। बताओ क्या ये हमें टाइम दे रखा है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिवॉल्यूशन है, ठीक है। और जिसके ज्यादा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो यहाँ टाइम दे रखा पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि बच्चे 1 मिनट में ना, 1 मिनट में, ठीक है, ये एक व्हील है, ये एक व्हील है और ये एक व्हील है। ये कितना 40 रिवॉल्यूशन, कितना 40 रिवॉल्यूशन, ये कितना 24 रिवॉल्यूशन और ये कितना बच्चे 16 रिवॉल्यूशन। ये 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है ग्रीन स्पॉट ऑन ईच व्हील। क्या है? ग्रीन स्पॉट है दैट टचेस द ग्राउंड एट टाइम 0। इसका मतलब ये यहां से जब रोटेट स्टार्ट होंगे तो 0 टाइम पे, क्या है, 0 टाइम पे, 0 टाइम पे इंपॉर्टेंस किस चीज की है, 0 टाइम पे, 0 टाइम पे, एक मिनट बच्चे, देखो बच्चे 0 टाइम पे ग्रीन स्पॉट, तो देखो एक ग्रीन स्पॉट कहाँ है, यहां पे, ठीक है। ये ग्रीन स्पॉट है, ठीक है ना बच्चे। आई थिंक अब ये पिक्चर क्लियर होगी। और जैसे बच्चे रोटेट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे ही एक सर्कल लेगा तो एक ग्रीन स्पॉट कहीं और जाएगा, इसका कहीं और रहेगा और इसका कहीं और। तो देखो ये छोटा सर्कल है, तो इसका मतलब इसका आगे, इसका कहीं पीछे, इसका कहीं पीछे। और वो चाह रहा है कि किस टाइम पे ये सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम। तो मुझे पता है कि भाई 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब क्या है बच्चे, 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो देखो 60 सेकेंड में ये कितने रिवॉल्यूशन दे रहा है, 40, ठीक है। तो इसका मतलब 40 रिवॉल्यूशन, 40 रिवॉल्यूशन कितना 60 सेकेंड में होते हैं। तो बताओ एक रिवॉल्यूशन का टाइम, किसका, 1 रिवॉल्यूशन का, 1 रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो क्या रहेगा। तो देखो 40 रिवॉल्यूशन इतने के, तो देखो 40 रिवॉल्यूशन लगते हैं 60 मिनट में। तो बताओ एक रिवॉल्यूशन का टाइम क्या रहेगा। जैसे हमने क्वेश्चन में देखा ना कि एक बार जो घंटी बज रही थी वो 2-2 मिनट के अंतराल पे, तो यहाँ पे क्या होगा 60 अपॉन में 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 अपॉन में 40, ठीक। इसी तरीके से क्या आ जाएगा 24 अपॉन में, सॉरी 60 अपॉन में 24 और यहाँ पे आ जाएगा 60 अपॉन में 16। तो ये 1 रिवॉल्यूशन का टाइम आ गया। 1 रिवॉल्यूशन का क्या आ गया बच्चे, टाइम। और हमें बस सिंपल क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम लेना, ठीक है। तो देखो 60, 60 और 60। जब भी फ्रैक्शन आए तो आपको ये पता ही होगा, आप ये पढ़ चुके होंगे कि जैसे P अपॉन Q और T अपॉन S, इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर का क्या लेते हैं बच्चे, HCF। क्या लेते हैं, HCF लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऊपर 60 60 60 है, तो देखो इसका मुझे क्या चाहिए, एलसीएम। तो देखो क्या आएगा, ऊपर 60 आएगा और नीचे यहाँ मुझे क्या चाहिए 40, 24, इसका क्या चाहिए HCF। और इसका HCF कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और इसको अगर हम काटने लगेंगे ना, तो देखो 8 7 जा 56, 4 अपॉन 8 और इसको काटेंगे तो 7.5 सेकेंड। और ये मेरा बच्चे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन मेरा सही है, 7.5 सेकेंड, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई।
एक बार अच्छे से छापिए इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वापस जाइए और दोबारा वीडियो देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब बताता हूँ कि एग्जाम में ये कैसे करेंगे, ठीक है बच्चे। तो देखो अभी आपने ये कॉन्सेप्ट देखा कि इसको किस तरीके से करेंगे। अब करते हैं, देखो उड़ाएंगे कैसे, एग्जाम में कैसे करना है। मैंने पढ़ा कि भाई देखो एक 3 व्हील हैं, इसका रिवॉल्यूशन कितना है 40, इसका कितना है 24, इसका कितना है 16। क्या मुझे टाइम दे रखा है? बोलो ना, नहीं दे रखा। अगर मुझे टाइम दे रखा होता तो फटाक से मैं क्या करता, एलसीएम ले लेता। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है और उन एक्टिविटियों का क्या चाहिए, कॉमन टाइम चाहिए, कि कॉमन टाइम पे वो क्या एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टाइम। और यहाँ टाइम दे रखा है कि पर मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकेंड। तो ये 60 सेकेंड में 40 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो 40 रिवॉल्यूशन 60 सेकेंड में, सिंपल कि भाई 40 रिवॉल्यूशन बनते हैं 60 सेकेंड में। तो बताओ एक रिवॉल्यूशन का टाइम क्या है, तो 60/40। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई पहले का टाइम क्या होगा 60/40, दूसरे का क्या होगा 60/24 और 60/16। मुझे समझने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। मुझे व्हील बनाने की, पहिया बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ठीक है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम। मैंने पढ़ा हुआ है कि जब भी एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का क्या लेंगे बच्चे, एलसीएम, और नीचे वाले नंबर का क्या लेंगे, एचसीएफ। क्या लेंगे बच्चे, एचसीएफ। खटाक से देखो एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। और यहाँ एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब कॉमन टर्म। कहने का मतलब ये है कि ये जो 40 है, ठीक है, 24 है और ये आपका 16, ये किस नंबर से कट रहे हैं, तो देखो ये सब 8 से कट रहे हैं। कितने से कट रहे हैं, 8 से। कितने, 5 बार, 3 बार और 2 बार, ठीक है। और फिर कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन टर्म होता है, हाईएस्ट कॉमन टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। कितना आ गया 8। इसको हम कर रहे होंगे, आंसर आ जाएगा 7.5 मिनट। तो 1 मिनट से ज्यादा इसमें भी नहीं लगनी। और क्वेश्चन क्या है, आसान है, टफ नहीं है। बस ये ध्यान रखना है किसमें आएगा, सेकंड, क्योंकि हमने क्या लिया था बच्चे, 1 मिनट था और 1 मिनट को 60 सेकंड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजा भाई, चलिए नोट करो बच्चे और खुद से करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन आसान हैं, एकदम आसान पेपर आता है, ठीक है। अभी भी क्लैट का आप देखोगे, सारे जिन्होंने मेरे से पढ़ा है ना, मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो खुश हो रहे होंगे कि या तो क्वेश्चन गलत था तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है, जो सही था वो बड़े आराम से 10 क्वेश्चन कराए होंगे 10 मिनट में, ठीक है। चलो बच्चे देखो, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 20 आर इन द डिबेट क्लब, ठीक है। 20 क्या है, 20 आर इन डिबेट क्लब, 24 इन द ड्रामा क्लब एंड 27 इन रिसाइटेशन क्लब। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 क्लब हैं और 3 क्लब में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। उसके बाद कह रहा है 12 लाइक ड्रामा एंड डिबेट, 10 लाइक recitation and debate, and 14 like drama and recitation, 7 like all these एक्टिविटीज। तो बच्चे देखो, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे पता चला कि किसी एक्टिविटी में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन दे रखा है, फिर उसके बाद उनमें से कोई 2 एक्टिविटी में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन और ऑल टुगेदर सारी एक्टिविटी में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो देखो रीजनिंग में आपने स्लॉक्स पढ़ा होगा वेन डायग्राम से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेन डायग्राम से पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं 2 या 3 तरीके से, ठीक है। और अगर आप मैथमेटिक्स में जाएं कि भाई आपने पढ़ा हुआ है, +2 पास की हुई है, तो ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, तो ये बच्चे बिलोंग करता है सेट थ्योरी से। किससे बिलोंग करता है, सेट थ्योरी से। तो मैं हर तरीके से आपको बताऊंगा, बस एक बार देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है बच्चे, सर्कल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, सर्कल, जैसे ये। अब ये जो सर्कल है ना बच्चे, चलो पहले एक बार थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में बता देता हूं और फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चे, वेन डायग्राम, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया और ये सर्कल किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज करो 2 एक्टिविटी ले ली, एक मैंने ले ली डांसिंग, ठीक है, और एक दूसरी एक्टिविटी ले ली मैंने कुछ इस तरीके से, ये आपका क्रिकेट, ठीक है। कुछ डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ क्रिकेट में, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ऑलराउंडर। कैसे होंगे, ऑलराउंडर। तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्या करते हैं बच्चे, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहां पे ध्यान से समझना क्या चीज दे रखी है।
यहाँ पे बच्चे ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बच्चे डांसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और बच्चे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात को समझना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोथ को रिप्रेजेंट। अगर मैं ये कहूँ कि डांसिंग में बच्चे मेरे पास 25 स्टूडेंट हैं और क्रिकेट में मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, और जो दोनों को लाइक करते हैं, जो बच्चे दोनों को क्या करते हैं? लाइक करते हैं, जो दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने ले लिया, दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं? 15 स्टूडेंट हैं। तो बच्चे देखो 15, इसमें से 15 ले लिया और इसमें से भी 15 ले लिए, तो बच्चे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ओनली का, तो हम क्या करते हैं? 25 में से 15 गया तो कितना आ गया? 10 कैसे हैं? जो ओनली वाले हैं, ठीक है। और 30 में से 15 माइनस किया तो देखो 30 माइनस 15, तो 15 ऐसे हैं, वो क्या है? ओनली। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? 10 + 15 + 15, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आया? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? यस और नो? और देखो इसी को हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं क्या, कि A यूनियन B बराबर क्या होगा? A + B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कई बार हमें याद नहीं रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास मैथ नहीं रहती है, तो वेन डायग्राम अप्रोच सबसे अच्छी है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा वेन डायग्राम होता क्या है। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चे देखो जरा, ये कह रहा है कि भाई 20 आर इन डिबेटिंग क्लब। तो बच्चे देखो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिबेट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? डिबेट। अब चूंकि ये इंटरलिंक्ड हैं तो मैंने एक सर्कल और बनाया, और बच्चे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरे भाई रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रामा क्लब। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्रामा। यहाँ पे 20 हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 24। देखो बच्चे, ठीक है। अब एक और सर्कल चाहिए, तो इस तरीके से बना लिया। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? ये रिसाइटेशन क्लब को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना बच्चे? देखो इसको लिख लेते हैं, चलो इससे लिखते हैं। और कितने स्टूडेंट है मेरे भाई? 27। अब उसके बाद हमें क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 12 लाइक ड्रामा क्लब, 12 लाइक ड्रामा क्लब, ठीक है। तो देखो 12 ड्रामा एंड डिबेट, दोनों ड्रामा और डिबेट, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन, इसका बीच का पोर्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा आ जाएगा ये 12 में, लेकिन इसमें बीच वाला भी आ रहा है जो तीनों में कॉमन है, तो इसलिए क्या करेंगे? होल्ड रखेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 10 लाइक रिसाइटेशन एंड डिबेट। तो देखो 10 हैं बच्चे, वो रिसाइटेशन और डिबेट को लाइक करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलते रहा करो। और 14 क्या है? ड्रामा एंड रिसाइटेशन, ड्रामा और रिसाइटेशन। और फिर उसके बाद कह रहा है 7 आल लाइक ऑल द 3। तो जो 7 हैं वो क्या है? सबको लाइक करते हैं। इसका मतलब 7 कहाँ आएगा मेरे भाई? बीच में आ जाएगा। 7 कहाँ आएगा? बीच में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जरा देखो 7 आ रहा है बीच में। जरा एक बात बताओ मुझे, सिंपल, यहाँ ये वाला पोर्शन पूरा क्या था? 12, और 12 में से 7 आ गया तो यहाँ कितना बचा? 5। और 14 में से 7 आ चुका है तो कितना बचा? 14 में से 7 गया तो बच्चे कितना आ गया? जरा बताएंगे? 7, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 में से 7 आ गया तो कितना? 3। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो डिबेट में टोटल कितने थे? 20, और 20 में से ये वाला पोर्शन मतलब 3 और 7 10 और 5 15, 15 आ चुका है, तो यहाँ बचा कितना बच्चे? 5,
ठीक है। अब यहाँ ड्रामा, तो देखो 24 में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 7 14 और 5 19। तो 24 में से 19 गया तो बच्चे अगेन यहाँ कितना 5। तो देखो यहाँ पे रिसाइटेशन में कितना है 27, जिसमें से क्या 7 और 7 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा आपका 17। तो 17 माइनस करेंगे तो 27 में से 17 गया तो कितना 10। समझ में आया ना बच्चे। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे ना बच्चे, इन सब का क्या होगा टोटल। तो क्या कर रहे होंगे 5 + 5 + 5 + 3 + 7 + 7 + 10, ठीक है। या फिर आप ऐसे नोट कर लीजिए 5 5 10 और 10 कितना 20, और फिर उसके बाद कितना है ये कितना 10, ये रहा 20 और 10 कितना 30 और फिर 12 कितना 42। तो इन सब का टोटल कितना आ रहा होगा 42। अरे हाँ या ना। इसको करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्लियर। तो इसको हम वेन डायग्राम से इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर, ठीक है ना। चलिए बच्चे, अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करें, इसको रिपीट करके एक बार फिर से देख लें वापस जाके। अब देखो सेट थ्योरी से इसको कैसे करेंगे। सेट थ्योरी से कैसे करेंगे भाई, हमने पढ़ा होगा फॉर्मूला A यूनियन B यूनियन C बराबर क्या होता है A + B + C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिनको ये फॉर्मूला याद है वो फटाफट से क्या करेंगे 20 + 24 प्लस कितना 27 माइनस 14 माइनस 10, ये बच्चे 12 ले लो, चलो यहाँ 12 ले लो और प्लस 7, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे कितना आ रहा होगा, सिंपल आ रहा होगा 42। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये फॉर्मूला याद नहीं होता, ठीक है ना बच्चे। तो देखो ये अप्रोच हो गई फॉर्मूला वाली, वो अप्रोच आपकी वेन डायग्राम की जो सारे स्टूडेंट के लिए। लेकिन मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, ठीक है। एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ एक्टिविटी है तो एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेशन है डायरेक्ट पूरा पूरा वो लिखेंगे 20, 24 और 27, ठीक है। ये क्या है होल, मतलब कंप्लीट का, ठीक, कंप्लीट पार्टिसिपेशन। और फिर उसके बाद जब बोथ कहे, क्या कहे बोथ, ठीक है। तो देखो बोथ में क्या क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और बच्चे 14 आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है आल, उसके बाद आल कितना है 7। तो देखो बच्चे अभी हमने वेन डायग्राम में देखा था ये जो ऑल है ये इसमें ऑलरेडी काउंट है और ये जो 12 है ये इसमें ऑलरेडी काउंट है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड किया तो कितना 1, कैरी कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 71। इसको ऐड किया बच्चे 6 और ये 36 और इसको यहाँ 7। बस क्या करते हैं यहाँ माइनस कर देते हैं और इसको प्लस करते हैं, ठीक है। बस ये अप्रोच रखनी है, ठीक। और फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 42 मेरा आंसर। अरे हाँ या ना। आपने ना फॉर्मूला रटना है ना कुछ रटना है, लेकिन ये क्या एक टाइप है, ठीक है। ये टाइप एज इट इज आती है, बस क्या चेंज होता है बच्चे, नंबर चेंज होते हैं। तो सिंपल क्या करना, जो हमें पूरी एक्टिविटी में नंबर दे रखें, पूरी कंप्लीट एक्टिविटी में दे रखें उनको लिखेंगे, फिर उसके बाद जब बोथ का लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑल का लिखेंगे। और क्या करना, बीच वाली एक्टिविटी में माइनस कर देना है और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन ये मैं आपको पर्टिकुलर उसके क्लास में दूंगा, ठीक है। कुछ तो बचा के रखना चाहिए ना अपने पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप यह बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को और फिर उसके बाद करते हैं। आई होप बच्चे आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। अगर आपको बच्चों को पता है, ठीक है, तो आप इसको कर पाओगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास लीजिएगा फिर उसके बाद इसको करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करें। देखो बच्चे
क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्लास 12 ऑफ XYZ इंटरनेशनल स्कूल हैज 3 सेक्शन। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, K, L और M। इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, किसका एग्जाम हुआ? मैथ का एग्जाम हुआ है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 सेक्शंस आर। तो देखो K के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितना है? 72। L के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितना है बच्चे? 60। और M के कितने हैं? 50 हैं। ये क्या है बच्चे? एवरेज मार्क्स हैं। क्या है? एवरेज मार्क्स। और फिर उसके बाद कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन K और L कितना है? 69। तो बच्चे K और L का जो एवरेज है वो कितना है? 69। तो देखो बच्चे यहाँ मुझे 2 इंडिविजुअल एवरेज दे रखे हैं और क्या दे रखा है? एक कंबाइंड एवरेज दे रखा है। और जैसे ही मैंने ये देखा कि इंडिविजुअल एवरेज, कंबाइंड एवरेज, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कि इसमें क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन कहाँ? कोई भी 2 चीजें और उनका क्या? मिक्सचर। उनका क्या बच्चे? मिक्सचर। ठीक है, तो देखो किसका है? K और L का। जरा देखो K और L का इंडिविजुअल एवरेज, K और L का बच्चे इंडिविजुअल एवरेज कितना है? 72। और यहाँ पे कितना है? 60। और इनका कंबाइंड एवरेज K प्लस L का बच्चे कितना है? 69। और क्या कर दिया? एलिगेट कर दिया। और जैसे ही बच्चे एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चे 9 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 3। और ये क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3:1 ये रेशियो। ठीक। अब बाद में मुझे देखो क्या दे रखा है? L और M का रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो देखो बच्चे सिंपल सा, क्या यहां से मुझे K और L का रेशियो पता चला 3:1 और बाद में मुझे दे रखा है L और M कितना है बच्चे? 6:7। अरे हाँ या ना? और मुझे क्या करना है? K, L और M इसका रेशियो निकालना है, तभी तो मैं कंबाइंड एवरेज निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने बताया रखा है आपको, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 6। इक्वल करना है तो क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे? 18 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 6 के साथ 7। ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये मैं रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो यहां से मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया और यहां से मुझे क्या मिल गया? एवरेज मिल गया। क्या मिल गया? एवरेज। इसका मतलब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा एवरेज बराबर सम अपॉन क्या होता है? n होता है। और अगर मुझे सम निकालना है तो बच्चे क्या करूंगा? एवरेज इंटू n। और जो n की वैल्यू है वो कहाँ मिल रही है? यहाँ से। अगर आप x लगाना चाहें तो x लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x बाद में क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, तो बच्चे देखो अगर इसको मैं x भी लगा लूंगा तो देखो ये कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ 18x हैं और उनका एवरेज कितना है? 72। तो मुझे कंबाइंड एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? कंबाइंड एवरेज। ठीक, तो कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए मैं सिंपल क्या करूं? ठीक, 72 इंटू कितना कर दूं? 18x प्लस और क्या करूं? 60 इंटू में क्या कर दूं? 6x, फिर उसके बाद प्लस और फिर उसके बाद 50 इंटू में कितना? 7x। और इन सबको ऐड करके डिवाइड कर देता हूं किससे? 18x प्लस 6x प्लस 7x। तो देखो x यहाँ पे भी कॉमन आएगा, x यहाँ पे भी, देखो इसमें x आएगा, इसमें x आएगा और इसमें x आएगा और कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो कंबाइंड एवरेज है ना बच्चे वो कितना आ जाएगा मेरा? 64.7। अरे हाँ या ना? तो ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या हो गया? कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है? आपने बच्चे एक चीज पढ़ी होगी, एज्यूम्ड मीन। क्या पढ़ा होगा? देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, आपने एक पढ़ा होगा एज्यूम्ड मीन। क्या पढ़ा होगा? एज्यूम्ड मीन।
काल्पनिक माध्य, ठीक है। अगर उसकी हेल्प लें तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना बच्चे 3 या 4 कॉन्सेप्ट लगने लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन टफ है। कैसा क्वेश्चन है, टफ है, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चे, हमने देखा यहाँ पे 3 सेक्शन है, के, एल और एम। तो देखो बच्चे, के का जो एवरेज है वो कितना है 72, एल का कितना है 60 और एम का कितना है बच्चे 50। और मुझे यहाँ पे के और एल का टुगेदर दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, के और एल 72, फिर उसके बाद 60 और कंबाइंड एवरेज कितना 69। मैंने डायगोनल डिफरेंस लिया तो यहाँ बच्चे 9 आ गया और यहाँ कितना आ गया 3। तो देखो रेशियो निकालेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 3:1। ये आ गया मेरा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो बच्चे सिंपल, के और एल 3:1 स्टूडेंट हैं और L एम में बच्चे 6:7। इनका मैं क्या करूँगा, K/L मर्जर किया तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया तो बच्चे ये आ गया 18, 6 और 7। यहाँ तक तो बच्चे क्या करना ही पड़ेगा इतना, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे 72 एवरेज है तो यहाँ पे कितना है 18 यूनिट स्टूडेंट है, ये रेशियो की यूनिट। यहाँ पे कितना है 6 यूनिट स्टूडेंट है और यहाँ पे कितना है 7 यूनिट स्टूडेंट है। तो देखो बच्चे, जो भी इनका कंबाइंड एवरेज होगा इसके बीच में ही होगा। तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए हम एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया कि मेरा एवरेज कितना है 60 प्लस। अब देखो 72 में से 60 गया तो कितना 12, 72 में से 60 गया तो 12। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको ये समझ में आ रहा होगा, प्लस 60 में से 60 गया तो 0 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 0, ठीक है। और 50 में से ये करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 और इंटू करेंगे बच्चे 70 अपॉन में क्या हो जाएगा 18 प्लस 6 प्लस 7। तो बच्चे देखो 60 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 216 और ये आ जाएगा -70, ठीक है। ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ठीक। इसका इससे हमने माइनस किया तो देखो कितना बचेगा 6, 11 में से 7 गया तो 4 और यहाँ पे कितना 1 और डिवाइडेड बाई कितना, इसको जोड़ देंगे तो 31, ठीक है ना बच्चे। तो ये कितना आ जाएगा 60, डिवाइड करेंगे तो 4.7 और ये मेरा आंसर आ जाएगा 64.7। इतना तो बच्चे करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बार नोट करो फटाफट से। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो देखो बच्चे, सीनास टेस्ट हैड 75 क्वेश्चंस, 10 ऑन इंग्लिश, 30 ऑन रीजनिंग एंड 35 ऑन लीगल एप्टीट्यूड। तो देखो एक क्वेश्चन पेपर है, जैसे आप क्लेट का एग्जाम देने जाते हो, आईलेट का एग्जाम देने जाते हो, तो डिफरेंट सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से मैथ्स सेक्शन है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में कितने हैं 10, रीजनिंग में कितने हैं 30 और लीगल में कितने हैं 35, ठीक है। अब उसके बाद वो ये कह रहा है कि एक बच्चा है जिसने क्या किया है, एक लड़की है, एक बच्चा है जिसने 70% इंग्लिश में और 40% रीजनिंग में और 60% लीगल एप्टीट्यूड में करेक्ट आंसर किया है। उसका मतलब उसने गलत के बारे में डिस्कशन किया नहीं, और जब डिस्कशन गलत के बारे में नहीं किया तो हम ही क्यों सोचें। बात समझ में आ रही कि नहीं। जब सही सही कह रहा है कोई व्यक्ति तो सही सही सोचना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद कह रहा है शी डिड नॉट पास द एग्जाम। ओहो, लकीली सॉरी अनलकीली वो एग्जाम को पास नहीं कर पाई, दुख बहुत हुआ होगा। क्या कह रहा है, बिकॉज, कारण क्या कह रहा है, गॉट लेस देन 60%। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर वो 60% क्वेश्चन ठीक कर देती तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो जाता। अरे हाँ या ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आगे पूछा क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस शी वुड हैव नीडेड टू आंसर करेक्टली टू अर्न ए 60% पासिंग ग्रेड। तो बच्चे देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि देखो इंग्लिश
रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 10। यहाँ पे कितने हैं बच्चे? 30। और यहाँ पे कितने हैं? 35। अरे हाँ या ना? ठीक। अब हमसे ये कह रहा है कि भाई पास होने के लिए 60% चाहिए, तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई अगर वो इसमें 60% करेक्ट करती, अगर वो इसमें 60% करेक्ट करती और इसमें भी 60% करेक्ट कर रही होती तो उसका सिलेक्शन हो रहा होता, वो पास हो रही होती। बोलो हाँ या ना? तो देखो यहाँ पे 60% करने के लिए, 60% सही करने के लिए कितने क्वेश्चन उसको सही करने पड़ते? 10 का 60% 6, अरे कोई भी कर सकता है। 30 का 60% तो देखो 18, 2 0 से 2 0 तो कितना आ जाएगा? 18। और 60% इसका कितना? 35 का। नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे कर लो। बताओ ये हलवा कैलकुलेशन आप नहीं करोगे तो आप कैसे लॉयर बनोगे? 5 से 7 टाइम और 2 और ये 3, कितना आ गया? 21। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो ना तो बेकार है। फिर तो एक काम करो, कचरा वचरा उठाने का काम कर लो। बताओ ये दूसरी तीसरी क्लास की कैलकुलेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21। तो देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि करेक्ट होने चाहिए वो कितना है? अगर इनका एडिशन करने लगेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 5, कैरी कितनी? 1, तो ये 45। अगर वो 45 क्वेश्चन करेक्ट करके आती है तो उसका क्या हो रहा होगा? सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन तो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई? रीजन ये था कि उसने क्या किया? 70% इंग्लिश में। तो देखो यहाँ 70% इंग्लिश में करेक्ट करके आई, तो लड़की 7 क्वेश्चन सही करके आई होगी, ठीक है? और यहाँ पे कितना परसेंट? 40%। और देखो 40% तो 0 से 0 कटा तो यहाँ पे कितना? 12, ठीक है? कितना आ गया? 12 आ गया। अरे हाँ या ना? सॉरी बच्चे, देखो आज ये फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब क्लास ले रहे थे तो दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। इंग्लिश, रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। तो बच्चे कितने कितने? 10 क्वेश्चन हैं, यहाँ 30 क्वेश्चन है और यहाँ 35। ये क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर बच्चे वो 60% करके आती है ना, 60% हर उस सेक्शन में, तो उसका मतलब वो पास हो रही होती। तो कितना कितना बन रहा है एक बार देख लेते हैं। 60%, इसका 60% कितना होगा? 6। इसका बच्चे 60% अगर निकालें तो देखो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल तो 18। और बच्चे इसका 60% कितना हो रहा होगा बच्चे? 21। कैसे निकाला? 35 इंटू 60% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75। अगर वो 75 क्वेश्चन करेक्ट करके आती है तो इसका मतलब उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हो क्या गया? हो ये गया कि वो इंग्लिश में तो 70% करके आई, कहने का मतलब 7 क्वेश्चन करेक्ट करे। रीजनिंग में 40% ही कर पाई, ठीक? तो 40% निकालेंगे तो कितना? 12। जबकि लीगल एप्टीट्यूड में कितना परसेंट? 60%। और इसका 60% अगर निकालें तो देखो बच्चे ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे किया हुआ है कि नहीं? तो ऊपर से चेक। तो देखो इन सबको हमने जोड़ा, जैसे हमने यहाँ वहाँ ऊपर जोड़ा है इन सबको, और ये 45 आया। ऐसे ही यहाँ पे इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? तो 7 और 2 9 और 1 10 की 0, कैरी कितनी? 1 40। इसका मतलब उसे 45 क्वेश्चन सही करने थे। कितने क्वेश्चन सही करने थे बच्चे? 45 क्वेश्चन सही करने थे, लेकिन सही कितने करके आई? 40। इसका मतलब कितने और बाकी हैं? इसका मतलब 5 क्वेश्चन अगर और करके आती तो उसका सिलेक्शन हो जाता, वो पास हो जाती। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 5 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? अब देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे उड़ाएंगे, ठीक है? एग्जाम में कैसे उड़ाएंगे ये देखो जरा, देखो जरा। आप कहते हो कि मतलब टाइम लगता है क्वेश्चंस को करने में, मैं कहता हूँ कि नहीं लगता है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देखा होता
तो आप बड़े प्यार से इसको कर रहे होते। ठीक है, जरा देखो, तुरंत आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपको ये पता लग गया कि भाई पास होने के लिए चाहिए 60%। क्या चाहिए? 60%। लेकिन वो अलग अलग परसेंटेज अटेम्प्ट करा गए, तो आप नहीं पता लगा सकते कि टोटल कितना परसेंट बन रहा है, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो। देखो यहाँ पे कि भाई 60% चाहिए और लीगल एप्टीट्यूड में उसने 60% करेक्ट किए, इसका मतलब लीगल एप्टीट्यूड से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब बची कहाँ? यहाँ पे ये 70% करके आई, लेकिन करना कितना था? 60%। कितना करना था? 60%। यहाँ 40 और यहाँ पे कितना करना था? 60%। ये गैप है, तो यहाँ पे ये 10% ज्यादा करके आए। कितना परसेंट ज्यादा? यहाँ पे 10%। देखो इसका गैप कितना है? +10। ठीक है, और यहाँ गैप कितना है? 20%। यहाँ पे कितना है? 20%। तो कितना कम है ये निकाल सकते हैं क्या? तो देखो 10 का 10%, ठीक है, और ये ज्यादा कराई, और फिर उसके बाद 30 का रीजनिंग में कितना है? 30 का 20%। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे मुझे जरूरत है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या? माइनस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो 0 से 0, यहाँ पे कितना होगा? 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 से 0, 0 से 0 कितना? 6। तो कितना निकल के आया? 5 क्वेश्चन। अरे हाँ या ना? फिर से एक बार देख लो, ये क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व करते तो 30 सेकंड में उड़ा देते। ठीक है ना? तो देखो जहां 70% करके आया, जरूरत कितनी थी? 10%, सॉरी 60% की। तो देखो कितना? 10% ज्यादा, तो 10 का 10% कितना? 1। ये एक्स्ट्रा कराया, तो इसका मतलब यहाँ हमें एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें जरूरत कितने की थी? प्लस 30 में 40% करके आया, करना था 60%, तो इसका मतलब 20% की जरूरत है। तो 20% किसका? 30 का। कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन उसको और करने की जरूरत है। तो बच्चे मेरा आंसर क्या होगा? 5 होगा। करिए नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है? अमित वांट्स टू सेल कार्स एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जितने में कोई चीज हम खरीद रहे होते हैं। ड्यू टू ए स्लम, मतलब स्लम्प आ गया, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या आ रहा है? स्लम्प आ रखा है। ठीक है, तो इन द मार्केट हिज कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 5%। तो कॉस्ट कितना कम हो गई? 5% कम हो गई। ठीक है, चलो पहले इतना ही समझते हैं। वो 25% मतलब अबव द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब प्रॉफिट कितना ले रहा है? 25%। तो अगर मैं आपसे बच्चे ये कहूँ कि मेरा कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझो, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ये, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है ना, तो बच्चे मैं सेलिंग प्राइस कितने में बेचना चाह रहा हूँ या कितने में बेच रहा हूँ? देख लो 125। कह रहा 25% अबव, 25% अबव। ठीक है ना बच्चे? अब वो ये कह रहा है स्लम्प की वजह से 5% क्या हो गई? कॉस्ट कम हो गई है, 5% कम हो गई है। तो देखो इसका अगर मैं -5% करूं तो बच्चे कितना हो गया? 95। तो अब फिलहाल कॉस्ट प्राइस कितना है? 95। पहले कितना था? ये फर्स्ट कंडीशन है, ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन, और ये आपकी सेकेंड कंडीशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे देखते हैं। ही दस ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 8%, और 8% का क्या दे रहा है बच्चे? डिस्काउंट। अगर वो बच्चे 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो देखो इसका -8% करेंगे, क्योंकि उसने डिस्काउंट दे दिया, और 8% निकालेंगे बच्चे 8%, सिंपल। तो देखो 25 से कितनी बार? 5 बार, और ये कितनी बार? 4 बार, और 4 से 2 बार, कितना आ गया? 10 रुपए। तो इसमें से 10 कम किया तो कितना आ गया बच्चे? 115 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 115। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? तो देखो पहले ये 100 रुपए में खरीद पा रहा था, अब कितने में? 95 में। पहले 125 में बेच रहा था, तो अब कितना? 115। यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अब बताओ इसको करने में कोई समय लगेगा? नहीं। अब उसके बाद कह रहा है ड्यू टू विच द सेल गो अप बाय 25%। अब यहाँ सेल की भी बात कर रहा है, तो बच्चों सेल जरा देखते हैं, यहाँ सेल ले लेते हैं, और सेल में नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। अब बच्चे ये मैं बता चुका हूं, जब भी परसेंटेज आए तो कितना एज्यूम कर लो? 100। एज्यूम करने के लिए आपकी मर्जी, आप 100 ले लो, x ले लो, 1000 ले लो, 500 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 से क्या कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, आप अगर यहाँ 10 लेना चाहें तो 10 ले लीजिए, 20 लेना चाहें 20 ले लीजिए। ठीक है, तो मैं कितना ले लेता हूँ? 100 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए चलो देखो
अगर वो पहले 100 यूनिट बेच रहा था, कितना यूनिट? 100 यूनिट बेच रहा था, ठीक है। अब कह रहा है 25% ज़्यादा, इसका मतलब अब कितना बेच रहा है? 25, यहाँ पे 25% ज़्यादा, ये एक सेलिंग है। ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट। फिर उसके बाद सीपी चेंज होकर के इतना और सेलिंग प्राइस चेंज होकर के इतना। और हमसे पूछा गया है कंप्यूट द चेंज इन द अमृत प्रॉफिट, तो बताइए उसके प्रॉफिट में क्या चेंज आया, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, अगर आप दुकानदार हो, बनिया हो, ठीक है, रहो कि नहीं, तो सिंपल कोई बता सकता है कि अगर मैं 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदता हूँ और 125 में बेचता हूँ, तो बताओ प्रॉफिट कितने का? 25 का। अरे हाँ या ना? तो देखो 1 यूनिट में प्रॉफिट कितने का? 25 का। और यहाँ 100 यूनिट मैंने बेची, कितनी यूनिट? 100 यूनिट। तो बच्चे एक बात बताओ, कंडीशन 1 में मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? 1 यूनिट पे 25 और 100 पे देखूंगा तो कितना आ जाएगा? 2500। अरे बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आई? क्लियर है? और फिर उसके बाद कंडीशन 2 की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चे 95 में खरीद पा रहा है और बेच कितने में रहा है? 115 में। तो इसका मतलब यहां प्रॉफिट कितने का बच्चे? 1 यूनिट पे 20 का प्रॉफिट। टोटल यूनिट कितनी है बच्चे? 125 है। तो देखो 20 इंटू 125 कितना आ जाएगा? 25। ज़रा देखो क्या प्रॉफिट सेम है कि नहीं, और जब प्रॉफिट सेम है तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अनचेंज्ड। क्या हो गया बच्चे? अनचेंज्ड। इस क्वेश्चन में कतई भी टाइम नहीं लगना, बिल्कुल भी समय नहीं लगना। बात समझ में आई? ठीक है। बस क्या है कि अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है, ठीक है, तो आप इसको बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, और सबसे अच्छा तरीका बेस्ट अप्रोच। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो एक बार इसको दोबारा से फटाफट देख लेते हैं। देखो बच्चे क्या कह रहा है कि 25%, तो इसका मतलब अगर मेरी कॉस्ट 100 है और मैं 25 ज़्यादा, इसका मतलब 125। कह रहा है ड्यू टू स्लम 5% का कम हो गया तो 95। और फिर उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट भी दे रहा, 8% का यहाँ डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कितना? 115। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो यहाँ प्रॉफिट कितना ले रहा है? 25। यहाँ प्रॉफिट कितना? 20। अब कह रहा है जी सेल भी इंक्रीज हो गई है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ सेल 100 मानी तो यहाँ पे कितना है? 125। तो देखो 100 यूनिट, 1 यूनिट पे कितना? 25। तो 100 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 2500। तो ये निकल के आएगा टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे 125 पे 20 के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये भी 2500। और ये क्या है? टोटल प्रॉफिट। ये भी टोटल प्रॉफिट और ये भी टोटल प्रॉफिट। कंपैरिजन करना है, दोनों सेम है तो इसका मतलब अनचेंज्ड। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई? क्लियर है? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ए वाटर टैंक हैज 8 पाइप्स। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जैसे टाइम एंड वर्क वाला पैटर्न है, ऐसे ही पाइप एंड सिस्टम का पैटर्न है, ठीक है। एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखो और करो। देखिए बच्चे हमसे कह रहा है ए वाटर टैंक हैज 8 पाइप्स। बड़े कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद कैसे एग्जाम में करेंगे। कितना है? 8 पाइप है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 8 पाइप्स हैं तो देखो टोटल पाइप कितने हैं मेरे पास? 8। और फिर उसके बाद कह रहा है पाइप्स आर 2 टाइप्स। 2 टाइप के पाइप हैं। तो ये क्या है? 2 टाइप के पाइप हैं, ग्रीन पाइप और रेड पाइप। कैसा है? ग्रीन पाइप है तो भाई ग्रीन पाइप को ग्रीन से ले लेते हैं और रेड पाइप को रेड से ले लेते हैं। कह रहा है ग्रीन पाइप आर यूज्ड टू फिल द टैंक एंड द रेड पाइप्स आर यूज्ड टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो ये एम्प्टी कर रहा है बच्चे। जैसे ही एम्प्टी आई ना तो समझो इसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसी है? नेगेटिव। जैसे ही एम्प्टी वर्ड आए ना तो समझ लीजिए इसकी एफिशिएंसी कैसी है बच्चे? नेगेटिव एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये काम को कर नहीं रहा, खराब कर रहा है। तो देखो एवरी ए ग्रीन पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। तो बच्चे यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 1 ग्रीन पाइप, देखो बच्चे यहाँ से ध्यान से, कि 1 ग्रीन पाइप
ग्रीन को ग्रीन से ले लेते हैं। कि भाई 1 ग्रीन पाइप कितने आवर्स में, 12 आवर्स में, जबकि 1 रेड पाइप 36 आवर्स। और मैंने बताया बच्चे जैसे ही मतलब ये समझ में आए, सुनने में आए, जैसे ही आप पढ़ो कि भाई एम्प्टी है तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कैसी है, नेगेटिव, और ये भरने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी कैसी है बच्चे, पॉजिटिव। क्लियर है? तो देखो हम सिंपली क्या करते थे, जब भी हमें टोटल टाइम दे रखा है तो बच्चे उसका हम क्या लेते थे, एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना आएगा 36, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल कैपेसिटी को। ये बच्चे किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि भाई 36 लीटर पानी ये वाला पाइप कितने घंटे में, 12 घंटे में भर देता है, और ये वाला 36, तो इसका मतलब 1 घंटे में इनकी एफिशिएंसी क्या है, तो 12 से 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3। तो इसका मतलब 1 घंटे में एक जो ग्रीन पाइप है वो 3 लीटर पानी भरता है, और ये जो रेड पाइप है ये कितना, ये 1 लीटर खाली कर देता है। 1 लीटर क्या कर देता है, खाली। आगे पढ़ते हैं। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप, सारे पाइप को खोल दिया जाता है। एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स, कितने घंटे में, 3 घंटे में भर जाता है। तो बच्चे देखो 3 घंटे में पूरा काम कर देता है, ये तो हमें दे ही रखा है। द नंबर ऑफ रेड पाइप, हमसे पूछा गया रेड पाइप कितने हैं, तो अगर हम रेड पाइप मान लेते हैं बच्चे x है, अगर मेरा रेड पाइप x है बच्चे, तो देखो टोटल पाइप 8 है, तो 8 माइनस x। पहली मिस्टेक तो स्टूडेंट यहाँ करता है क्योंकि बचपन से आदत हो रखी है मानना क्या है x, और x में से फिर घटाने की आदत। तो यहाँ पे क्या है, x घटेगा, क्यों, क्योंकि हमने x क्या है, 8 का एक हिस्सा है। टोटल पाइप कितने हैं बच्चे, 8 हैं, जिसमें से x पाइप क्या है, रेड। तो बताओ ग्रीन पाइप कितने होंगे, ग्रीन पाइप होंगे बच्चे 8 माइनस x। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स हैं, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं, ये 8 माइनस एक्स, और ये कितने हैं, x। जरा एक बात बताओ, ये 1 पाइप की एफिशिएंसी है, ये 1 पाइप की एफिशिएंसी है। तो बताओ अगर मैं 8 माइनस एक्स की बात करूं तो देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप्स। ठीक है? तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 माइनस एक्स। क्लियर है? और बच्चे यहाँ पे देखो ये x है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू -1। तो देखो ग्रीन पाइप की एफिशिएंसी ये, रेड पाइप की एफिशिएंसी ये है, तो मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल एफिशिएंसी, तो देखो टोटल एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप्स। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो इनको हम जब जोड़ने लगेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट 8 माइनस एक्स माइनस x आ जाएगा। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3x माइनस x, तो बराबर आ जाएगा 24 माइनस 4x। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है तो एक बार ध्यान से इसको समझें। ये क्या निकल के आया, टोटल एफिशिएंसी। अब मुझे पता है कि अगर मैं टाइम निकालूं, देखो बच्चे अगर मैं कहूं कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल टाइम बराबर क्या होगा, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, जो हम यूज कर रहे हैं, यूज्ड एफिशिएंसी। ठीक है? अब मुझे टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 36। एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी ये है, और टाइम मुझे यहाँ दे रखा है 3 आवर्स। तो क्या मैं इनका एक लॉजिक क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं एक इक्वेशन में डाल सकता हूँ कि भाई अगर टोटल कैपेसिटी कितनी है 36, एक बार यहां देख लो बच्चे, टोटल कितना है 36, अगर 36 एफिशिएंसी को डिवाइड करूं 24 माइनस 4x, तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 36 ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 72 24 थी 72, ठीक है, माइनस 12x। ठीक है ना बच्चे, ठीक। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12x इधर आ जाएगा पॉजिटिव का, 72 माइनस 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 12, और ये आपका आ जाएगा 3।
और हमें यही निकालना था। x बराबर क्या आ जाएगा 3, ये मेरा आंसर होगा। ये तो हो गया बच्चे आपका डिटेल मेथड। क्या हो गया बच्चे? डिटेल मेथड। एग्जाम में कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है तो पहले इसका एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, एलसीएम अप्रोच। अगर वो आपको समझ में आ रही है तो हम इसको बड़े प्यार से कर देंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम में कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। देखो बच्चे समझो, बच्चे एक बात समझो, यहाँ पे 2 टाइप के पाइप हैं और इसका मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। और जहाँ कॉम्बिनेशन लगे वहाँ हम क्या एलिगेशन लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मतलब यहाँ 2 चीज़ों का मिलन हो, 2 चीज़ें मिल रही हों तो हम वहाँ क्या लगा सकते हैं, वहाँ मेरे भाई हम लगा सकते हैं एलिगेशन, ठीक है। तो देखो बच्चे यहाँ पे हमसे सिंपल ये कह रहा है कि भाई एक ग्रीन पाइप और एक रेड पाइप। देखो एवरी ग्रीन पाइप और एवरी रेड पाइप। तो देखो बच्चे एक ग्रीन पाइप अपना काम 12 घंटे में और एक रेड पाइप अपना काम कितने घंटे में, 36 में कर देता है। एलसीएम लेते हैं तो 36, ये टोटल कैपेसिटी और एफिशिएंसी बच्चे कितना आ रही होगी, तो ये 3 और ये माइनस का 1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल हम ये मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं, हम ये अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो सारे के सारे पाइप हैं वो क्या हैं, ग्रीन हैं। क्या हैं, सारे के सारे ग्रीन पाइप हैं और ग्रीन पाइप कितने हैं, 8। अब दूसरी तरफ हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे रेड पाइप और वो क्या हैं, 8, ठीक है। अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखें तो देखो एक ग्रीन की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो अगर 8 पाइप हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, गुना 3 कर दें तो इसकी एफिशिएंसी 24 आ रही होगी, ठीक है ना बच्चे। और रेड पाइप की एफिशिएंसी -1 है। अगर ये सारे के सारे नेगेटिव तो -1 करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कैसी आ रही है। अब बच्चे इन दोनों को मिला देते हैं। देखो बच्चे जैसे ही हम ग्रीन पाइप और रेड पाइप को मिलाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती है। देखो 1 घंटे में ये 3 लीटर पानी भरता है, तो यहाँ पे 8 पाइप हैं तो 24, अगर सारे के सारे भरने वाले होते तो 24 लीटर पानी भरते। और अगर सारे के सारे खाली करने वाले हैं तो बच्चे देखो ये कितना 8 लीटर पानी खिला रहे होते। और ना ही ये खाली करने वाले हैं और ना ही सारे के सारे भरने वाले हैं, इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। अगर ये दोनों का मिक्सचर है, जब मिल जाता है तो इनकी 1 आवर की एफिशिएंसी क्या है, तो देखो ये पूरा काम 3 घंटे में कर देते हैं, कितना 36। तो 1 आवर की एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, 36 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 12। और यहाँ पे आ गया बच्चे 12। कंबाइंड एफिशिएंसी हम ले लेते हैं ब्लू से 12 और फिर इसका एलिगेट कर देते हैं। तो बच्चे देखो एलिगेशन ये कितना आ जाएगा, एलिगेशन में माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना 12। और ये रेशियो आ गया किसका, नंबर ऑफ पाइप का। तो देखो ग्रीन पाइप कितने हैं, 8 यूनिट और रेड पाइप कितने हैं, 3 यूनिट। टोटल मिला क्या है, 8 ही हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3 हमारा ये आंसर होगा, ठीक है ना बच्चे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आओ नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंजू इज वेटिंग, अंजू वेट कर रही है भाई, किसका वेट कर रही है, ऑन द रेलवे स्टेशन फॉर द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। ओके, 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अंजू ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बच्चे देखो यहाँ क्रॉसिंग का ट्रेन का एक छोटा सा एक पॉइंट हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो क्या, देखो बच्चे सपोज करो अंजू यहाँ पे वेट कर रही है, ये अंजू है, ठीक है। और यहाँ ट्रेन क्रॉस कर रही है। भाई पहले हम ये मान लेते हैं ये ट्रेन है, कब कहेंगे ट्रेन आ गई है, जब ये ट्रेन इस सिचुएशन पे रहेगी। क्लियर, और थोड़ा इसको अच्छा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो कब कहेंगे ट्रेन अंजू के सामने है, सिचुएशन ये है, ठीक है। और कब कहेंगे क्रॉस कर लिया है, तो जब सिचुएशन ये रहेगी ट्रेन यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो अंजू को क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस चला, तो उस केस में डिस्टेंस बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस बराबर क्या होगा बच्चे, लेंथ ऑफ ट्रेन। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, अंजू को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये बात ध्यान रखो, जब एक ट्रेन
दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, ट्रेन जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, तो उस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 ये दोनों क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। देखो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, और एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसका मतलब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंची और ये ट्रेन यहाँ पे, तो इसका मतलब कितना क्रॉस कर पाए टोटल, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, अरे हाँ या ना। तो मैंने थोड़ा रफली जल्दी बता दिया आपको कि अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है उसको ट्रेन क्रॉस करे तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी जिसकी कुछ लेंथ है तो वो लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चे, अंजू इज वेटिंग ऑन द रेलवे स्टेशन फॉर अराइवल ऑफ द हर ट्रेन, 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है। ठीक है, कह रहा क्रॉसेस अंजू ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड। तो जो पहली वाली है वो 20 सेकेंड में क्रॉस करती है और दूसरी वाली 27 सेकेंड में। तो मान लेते हैं ये ट्रेन 1 है और मान लेते हैं ये ट्रेन क्या है, 2 है। अब इसका स्पीड अगर हम माने तो देखो इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x और इसकी स्पीड हम कितना माने, y। क्लियर, कितना मान लिया हमने, x और y। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी ट्रेन जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है तो कितना चलेगा, अपनी लेंथ के बराबर। तो यहाँ पे अंजू की तो कोई लेंथ है ही नहीं। अब अंजू सपोज करो ये इंतजार कर रही है बेचारी और क्रॉस कर लिया, इसका मतलब ट्रेन इस पोजीशन पे है, तो कितना चला, अपनी लेंथ के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन 1 बराबर स्पीड इनटू टाइम। यस और नो। और टाइम 1 कितना दे रखा है, 27 सेकेंड। स्पीड हमने मानी है कितनी, x, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू 27, तो 27x। ये नोट करो फटाफट से। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन, जब दूसरी ट्रेन आएगी तो उसकी स्पीड क्या है बच्चे, y, लेकिन कितना चलेगी, डिस्टेंस 2, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 बराबर क्या होगा, अगेन वही स्पीड इनटू, लेकिन यहाँ स्पीड 2 आएगी और टाइम भी 2 का आएगा, तो कितना हो जाएगा y इंटू 17 और ये आ जाएगा बच्चे 17y। अरे हाँ या ना। अब एक बात बताओ, आगे कह रहा है दे क्रॉसेस ईच अदर। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो मैंने आपको बताया था एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। क्रॉस का मतलब क्या है, जब सिचुएशन ये होगी तो कितना चला, दोनों ट्रेनों की लेंथ के बराबर। तो इस केस में ना बच्चे क्या चीज आ रही होगी कि लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। और दोनों क्या है, कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब एक दूसरे से दोनों मिल करके दूर जा रही हैं, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड आएगी x प्लस वाई और इनटू में टाइम। तो देखो टाइम क्या हो जाएगा, 23। यस और नो। तो देखो बच्चे यहां से मुझे दोनों ट्रेनों की लेंथ कंबाइन पता चला और यहां से क्या पता चला, इंडिविजुअल पता चला। यस और नो। तो क्या मैं यहां पे अलग करके ऐसे लिख सकता हूं, चलो बच्चे यही लिख लो, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1 क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 27x, बोलो हाँ या ना। और लेंथ ऑफ ट्रेन 2 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 17y। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये बराबर होगा किसके, x प्लस वाई इंटू 23 के। एक बार देख लो फटाफट से। ठीक है, अब देखो बच्चे जैसे हमने 23 का मल्टीप्लाई किया तो 27x प्लस 17x 23x प्लस 23 7। तो देखो x वाले पद को हम एक साइड में ले लेते हैं, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 27x माइनस 23x बराबर 23y माइनस 17y। अब देखो 3x माइनस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे देखो 27 में से 23 गया तो ये कितना 4x और ये कितना आ जाएगा 6y। वेरिएबल एक साइड में ले लेंगे, नंबर एक साइड में। पहले चलो काट दो, देखो कोई चीज़ कट रही है ना तो जल्दी काटना चाहिए, नहीं काटेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा, बेवकूफ़ था। तो बेवकूफ़ आप नहीं, बोलो हाँ या ना।
बहुत बढ़िया। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 से 2 और ये कितना 3। वेरिएबल एक साइड लेंगे 3/2 और ये हमसे पूछा है तो आंसर होगा 3/2। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये वो कॉन्सेप्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो और ऐसे ही सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट ऐसे नहीं करते। मैंने प्रॉमिस किया था कि ईच क्वेश्चन विद इन ए मिनट करना है। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सक्सेस मंत्र ही आपको देगा। बात समझ में आई? कहीं किसी भी जगह वीडियो आप देख लेना, लेकिन इतना सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि विद इन ए मिनट क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। देखो जरा, कहीं कोई भी नोट्स जाके देख लो, कहीं देख लो, यस और नो। ठीक, चलो देखो जरा, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन बड़ा अच्छा टूल है और कहाँ लगता है? जहाँ कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइंड चीजें होती हैं। तो जरा देखो फटाफट से, जब एक लड़की को 2 ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं तो इंडिविजुअल क्रॉस कर रही हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब बोलो बच्चे, कंबाइन होकर के क्रॉस कर रही हैं। तो जब इंडिविजुअल क्रॉस करेंगी तो क्या निकलेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन 1, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और जब कंबाइन क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। बोलो हाँ या ना? तो देखो बच्चे, जब लेंथ ऑफ ट्रेन 1 आएगी तो उस केस में हमें टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम। और टाइम का एलिगेशन करते हैं T1, T2 और T ऑफ मीन कंबाइन। तो बच्चे डायरेक्ट रेशियो निकल के आता है स्पीड का। जिन्होंने मेरी क्लास ले रखी है उनको पता होगा कि अगर मैं स्पीड को एलिगेट करूंगा तो टाइम का रेशियो आएगा और टाइम को एलिगेट करूंगा तो स्पीड का रेशियो आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो देखो फटाफट से क्वेश्चन को उड़ा दो, इतना टाइम ही नहीं था। 27 ये टाइम दे रखा है, दूसरा टाइम क्या है? 17। बहुत बढ़िया। कंबाइन कितना है? जल्दी बताओ। 23। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन में बचा ही क्या? एलिगेट कर दो। कितना? 6। कितना? 4। 3:2। बताओ, शायद मिनट भी नहीं लगा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? ये चीज़ नहीं मिलने की कहीं भी। नोट करो फटाफट, करो फटाफट नोट, आगे देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं और ख़त्म करेंगे। इसको मैं डायरेक्ट ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? कुछ चीज़ें मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको रखते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए और उसको डायरेक्ट आपको ऐसे तरीके से बताता हूँ कि लेमन लैंग्वेज में। नहीं तो हमें इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे ना बच्चे, तो हमें कम से कम नहीं तो 5 मिनट लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है ना? एक बार फटाफट से इसको नोट करो और दिमाग लगाओ। देखो इसको कैसे खत्म करते हैं। चलो, आपने ये नोट कर लिया होगा। जरा देखते हैं, कहानी को समझो, फील करो कहानी को। अगर आपने फील नहीं किया ना तो मजा नहीं आएगा। तो देखो यहाँ क्या है? नीरज, अपने आप को नीरज मान लो। और कहाँ जा रहा है बच्चे? आगरा जा रहा है। ओहो, ताजमहल देखने तो नहीं जा रहा। और किस पे जा रहा है? बाइक पे। ओहो, फ्रॉम दिल्ली। चलिए साहब, दिल्ली से जा रहा है। तो देखो बच्चे ध्यान से, दिल्ली से और जर्नी हो रही है आगरा की तरफ। ये बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो देखो, दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहा है और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ही ओवरटेक्स ए बस ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा 4:30। इसका मतलब ये हुआ होगा कि वो उसका प्लान होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं उसे बस से जाने का, और बस उसके हाथ से छूट गई तो बाद में बेचारा बाइक से जा रहा है। ठीक है? या फिर आप ये मान लो कि बस पहले से ऑलरेडी चली है, और जब बस ऑलरेडी चली है वो भी किसी डायरेक्शन में, दिल्ली से आगरा। ठीक है ना बच्चे? और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? देखो जरा, वो ये कह रहा है कि 4:30 पे ओवरटेक करता है, क्रॉस कर दिया 4:30 पे। तो हम मान लेते हैं कोई भी ये पॉइंट होगा, और यहाँ पे 4:30 पे बस को क्या किया बच्चे? क्रॉस कर दिया। यस और नो? अब जब इसने क्रॉस कर दिया तो ये पहले पहुंचेगा। और फिर उसके बाद कह रहा है, ऊपर हम बस की बात करते हैं और नीचे बात करते हैं बच्चे बाइक की। और कह रहा है कि वो 6 बजे आगरा पहुंच गया। बताओ, 6 बजे आगरा पहुंच गया और फिर उसके बाद 1 घंटा उसने रेस्ट किया। शाम का माहौल है, ताजमहल उसने देखा 1 घंटे, और 7 बजे फिर वापस आता है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है? और कहता है वापस आते हुए, देखो जरा क्या कह रहा है? 7:30। ठीक है? क्या कह रहा है? मीट द बस एट 7:30। और बस से कितने बजे? 7:30। इसका मतलब बस तो आगरा पहुंच नहीं पाई। तो अब तक कहते थे दिल्ली दूर है, तो इस केस में क्या कहेंगे? आगरा दूर है। क्या कहेंगे? आगरा दूर है। किसके लिए? बस के लिए। बहुत बढ़िया। तो हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। अरे बोलो हाँ या ना?
और ये वाला पॉइंट है 7:30, तो 7:30 बस के लिए भी 7:30 हो रहा है, बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई ना बच्चे तो क्वेश्चन खत्म है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रेन व्रेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। जब एक बात बताओ बच्चे, जब यहाँ से लेके यहाँ तक 6-7 बजे ये चला है और 7:30, तो इसका मतलब इसको कितना समय लगा? हाफ आवर, 30 मिनट। तो इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ वो गया होगा तो उसको 30 मिनट ही तो लगे होंगे, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? लेकिन ये बात बताओ, ये 4:30 बजे यहाँ मिला था और पहुंचा कितने बजे? 6 बजे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा? 1.5 घंटे। यस और नो? और मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो आधा घंटे में ट्रेवल कर लेता है। जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधा घंटे में ट्रेवल कर लेता है मेरे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 आवर में ट्रेवल करेगा, बोलो हाँ या ना। यस और नो? जब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बाइक ट्रेवल करती है 1 आवर में, लेकिन जो बस है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करने में कितना समय ले गई? 4:30 और ये 7:30, तो कितना? 3 आवर्स। इतनी बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो देखो फटाफट से इसको कर दो कि जिस दूरी को तय करने में बाइक लेती है 1 घंटे और बस कितना लेती है? 3 घंटे, क्या डिस्टेंस सेम है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और आगे भी ये डिस्टेंस क्या है? सेम। तो जहाँ 1 यूनिट बराबर है कितने के? 3 के, तो बताओ हाफ यूनिट कितने के बराबर होगी? 3 × हाफ, तो इसका मतलब कितना? 1 होल 1/2 आवर्स। यस और नो? तो इसका मतलब बस को कितना समय और लगेगा? बस को 1 होल 1/2 आवर्स और लगेगा। कब से? 7:30। तो 7:30 प्लस 1 होल 1/2 आवर्स, तो इसका मतलब आगरा पहुंचने में कितना समय लग जाएगा बच्चे? 9 PM। और ये हमारा क्या होगा? आंसर। हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? और बच्चे मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप इसको ना जाकर के कॉन्सेप्ट से करना, आप इसको सही निकाल भी दो। समझ में आया? जितने भी आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया, 90% 95% आपने गेन किया हुआ है, आप जाके करना इसको कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट से सर कर ही नहीं सकते। और आईलेट का पेपर अगर आप कॉन्सेप्ट से करने गई ना तो कम से कम आपको लगने हैं 20, तो मैंने बहुत कम बोला, 30 मिनट। और जबकि टाइम कितना देना है? 10 से 12 मिनट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? इसको कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कह रही है? सोनम हैज़ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सोनम से याद आया, सोनम बेवफा है। क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो भाई देखो, टर्म भी याद होनी चाहिए आपको। अगर टर्म याद नहीं रखोगे ना तो जीके में कैसे पहल ले पाओगे? तो कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सोनम बेवफा है तो उसको हम वफा में कन्वर्ट करते हैं। क्या कह रहा है? सोनम हैज ए रेक्टेंगुलर गार्डन इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर। क्या कह रहा है? 5 मीटर से कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। 3 मीटर से क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो बच्चे देखो, मैंने क्या किया, पहले मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? x, और ये कितना है? y। पहला केस क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, लेंथ ऑफ द गार्डन इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, लेंथ को 5 मीटर से कम कर रहे हैं तो x - 5, और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय, वर्ड ऑफ ध्यान देना है, इंक्रीज बाय 3, x + 3, और फिर उसके बाद कह रहा है देन द गार्डन गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर स्क्वायर। बच्चे क्या हो गया? 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कम हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इसका एरिया कम कितना हो गया? 9 मीटर कम हो गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? दूसरी कंडीशन हमसे ये कह रहा है कि अगर
गार्डन की जो लेंथ है वो 3 से बढ़ा दिया जाए और ब्रेड्थ को 2, तो दोनों में यह बढ़ा रहा है, जब दोनों में इंक्रीज कर रहा है तो कर दो इंक्रीज x+3 और x+2। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो जा रहा है, कह रहा है इंक्रीज बाय 65, क्या हो रहा है 7 मीटर स्क्वायर। ये केस है ना बच्चे, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं, उनमें से ये एक है। स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था 10 में से 6 क्वेश्चन आसान आते हैं, 2 मॉडरेट आते हैं और 2 क्या होते हैं, टफ होते हैं। टफ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कहें तो 4-5 चीज़ों को मिला करके रख देता है तो टफ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, भारी लगेगा, लेकिन हमें तो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन करेंगे 1 मिनट में पक्का कर देंगे। तो देखो बच्चे, यहाँ इसका जो एरिया है आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बताओ इसका जो एरिया है वो कितना होगा, XY होगा क्या, हाँ या ना। और जब मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो इसका एरिया है वो क्या होगा, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो फटाफट से हाँ बोलो, और ना बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं समझ में आया तो समझो फिर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ना का तो काम है ही नहीं जी। चलो जी, ये कलर ले लेते हैं, अब तक नहीं लिया। तो बच्चे देखो यहाँ कम हुआ है तो सीधी सी बात है ये एरिया ज़्यादा होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ इसका एरिया XY और माइनस कर दें इसका एरिया, और इसका एरिया कितना है x-5 ब्रैकेट x+3 और बराबर क्या हो जाएगा 9। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये इससे 9 कम है, ठीक है, तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा कि नहीं। चलिए बच्चे एक बार देखो इसको जरा, देखो बच्चे इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या होगा, y होगा, इसको कर लेते हैं, हो जाती है कई बार y। क्या होगा ये y प्लस, और इसको भी यहाँ y करो, तो बच्चे देखो यहाँ भी y होगा, ठीक है। ये y+3 y+2 होगा, ठीक है। देखो बच्चे फिर से देख लो, यहाँ पे x था तो इसमें घटा है तो x माइनस वाई, और यहाँ y है तो ये y+3 और y-, ठीक है। तो बच्चे देखो ये 9 ज़्यादा है तो इसमें से इसका एरिया घटाएंगे तो कितना 9। तो बच्चे देखो ये xy मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो देखो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में xy फिर प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर कितना 9, और माइनस अंदर जाएगा तो बच्चे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो xy माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर कितना है 9, ठीक है ना बच्चे। तो देखो बच्चे xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ निकल के आ गया माइनस 3x प्लस 5y, इसको इधर ले जाएंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। एक बार इसको नोट करो, एक इक्वेशन ये आ गई, और इसमें बच्चे करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जादू नहीं है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब देखो इसका एरिया कम है, इसका ज़्यादा है, तो इस बार क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, और जब इसमें से इसको घटाने लग रहे होंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x+3 ब्रैकेट y+2 माइनस xy बराबर कितना 67, ठीक है बच्चे। फटाफट से एक बार देख लेते हैं, x का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस कितना 6 माइनस xy बराबर कितना 67। तो देखो xy से xy कैंसिल, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 6 उधर जाएगा तो ये 61, और ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आपने एलिमिनेशन पढ़ाई होगा बचपन में, अरे हाँ या ना, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्या कि 2 इक्वेशन है, माइनस 3x प्लस 5y बराबर -6, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 61। एक वेरिएबल को इक्वल करो जिसको कैंसिल आउट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे एक
ट्रिक बता रहा हूँ कैलकुलेशन की कि भाई इनको भी कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास कि आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, वो समझा देता हूँ। बाकी इसको सॉल्व करना ट्रेडिशनली कैसे करते हैं ये सबको आता होगा। अगर नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करो, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर जाके फिर एक काम करो, रिक्शा विक्शा चलाओ, कचरा वचरा उठाओ, बहुत सारे काम है कि नहीं भाई। कोई ना कोई तो उन कामों को करेगा। अगर लॉयर बनना है तो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। और मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो लॉजिकल ब्रेन इंप्रूव नहीं होने का, और लॉजिकल ब्रेन इंप्रूव नहीं होगा तो सेक्शन याद करके क्या करोगे, झुंझुना कैसे लिंक करोगे चीज़ों को। अभी देखो कितने केस हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कैसे चीज़ों को लिंक करोगे। और लिंक करने के लिए क्या चाहिए, लॉजिकल ब्रेन। ओके ठीक है। तो देखो बच्चे, इतनी बातें मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक हैं, ऑलरेडी दिमाग में सरदर्द हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब आपका माइंड क्या हो, डाइवर्ट हो और पॉइंट पे आए हम। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ गार्डन निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चे, लेंथ ऑफ गार्डन। जरा बताओ लेंथ ऑफ गार्डन हमारी क्या है, एक्स है। तो बच्चे देखो एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स। अब ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ एक ही बार बताऊंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। कि जब भी ऐसा हो तो आप इस तरीके से सजाएं और x की वैल्यू निकालनी है तो उस पर टिक कर दें, ठीक है। और फिर क्या करना, इस तरीके से ये लाइन खींचो, चलो ये वाला कलर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, जो y के कॉफिशिएंट हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इसके साथ। तो देखो कितना हो जाएगा, 61 इंटू कितना 5, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस के साथ, माइनस ब्रैकेट में अब -6 इंटू 3। अरे इतना कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और फिर उसके बाद जो x और y के वेरिएबल हैं उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, उनका आपस में क्या करना बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चे यहाँ नीचे की तरफ 5 इंटू 2 और दोनों ही केस में माइनस ब्रैकेट, तो -3 इंटू -2, ये माइनस का है बच्चे, ठीक। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5, और ये माइनस का 18 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। अरे जहर जहर को काटता नहीं काटता, पता है ना, नहीं पता तो पढ़ लो। जहर जहर को काटता है, ऐसे ही माइनस माइनस को कैंसिल आउट करता है, ठीक है ना बच्चे। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का, देखो बच्चे 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो ये 3 है, ठीक है। तो माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 9, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 323 अपॉन में 19, और काटना तो आपको आता ही है, काट दो, कितना 17। कैसे काटा, सोच रहे होंगे टेबल, अरे 9 है, यहाँ पे कितना यूनिट डिजिट 3, और यहाँ कितना है, बोलो भाई 9। तो 9 की कितने टेबल पे 3 आता है यूनिट प्लेस पे, 7 पे, 9 7 जा 63, और यहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 17। तो यूनिट डिजिट ले लेंगे, तो ये हमारा बच्चे क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।